हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज की जो ईएमटी की क्लास है, इसके अंदर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये होंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो ईएमटी के क्वेश्चंस आए थे, है ना। ईएमटी के जो क्वेश्चंस आए थे उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो इसमें आप देखोगे कि काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 11th-12th क्लास का जो फिजिक्स है, या आप ऐसा कह लो 12th क्लास का जो फिजिक्स है वहां से भी कुछ पोर्शन पिक किया हुआ है ना। तो इसका मतलब कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं 12th क्लास वाले फिजिक्स को भी जो टच करती हुई हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, इन अ शंटेड अमीटर only 10% of the current passes through the galvanometer of resistance G. The resistance of the shunt is। तो एमीटर की बात हो रही है, तो एमीटर की बात हो रही है तो ये मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर और यहां पर लगा दिया मैंने शंट। ये हो गया शंट और ये हो गया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया और ये शंट हो गया। तो शंट के रेजिस्टेंस को लिख दिया मैंने एस से और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको लिख दिया मैंने जी से। अब यहां मेरे पास टोटल करंट जा रहा है आई। हमें बोला है कि शंटेड एमीटर में ओनली 10% ऑफ द करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि जो कुल करंट है उसका 10% पास हो रहा है कहां से, गैल्वेनोमीटर से। तो कुल करंट का 10% यानी कि कितना हो गया है 0.1। तो 0.1 आई जो करंट है वो कहां से पास हो रहा है, गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है। तो ये 0.1 आई हो गया। इसका मतलब जो आई है वो आई किसका सम है, आई जी और प्लस आई एस। आई एस कौन सी करंट होगी, जो इस शंट रेजिस्टेंस के अंदर जा रही होगी वो आई एस करंट होगी। दैट मीन्स कि आई एस की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आई माइनस आई जी, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9 आई। कितनी आ जाएगी 0.9 आई। अब हमें ये पता है कि ये दोनों पैरेलल में, तो इनका जो पोटेंशियल है वो दोनों का इक्वल होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट, ये आपको करना है। तो वी जी इज इक्वल्स टू वी एस करना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां पर इसकी करंट कितनी है आई जी और इसका रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है आपने जी। इसकी करंट कितनी है आई एस और इसका रेजिस्टेंस आपने कितना लिखा हुआ है एस। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एस की। तो एस किसके बराबर हो गया, आई जी अपॉन आई एस और इनटू यहां से क्या हो गया जी। आई जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, कितनी है 0.1 आई। यहां जी एज इट इज अपॉन आई एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, कितना हो गया 0.9 आई। तो ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई कितनी, g/9। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो कितना आ गया, g/9, विच इज ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा, g/9। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये एक प्रोटॉन मान लेते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्विंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको किससे, 2π से। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2π से। अब इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा, तो रीअरेंज करके लिखा तो मैंने इसको लिखा म्यू नॉट अपॉन 4π, इसको मैंने अलग लिख लिया। क्यों, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻⁷। तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहां लिख दिया मैंने 2π अपॉन आर और यहां लिख दिया मैंने करंट। अब जो करंट है वो क्या होता है, Q अपॉन टी। Q अपॉन टी, और जो T है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2π अपॉन टी। तो T इक्वल्स टू कितना होगा, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2π अपॉन टी, तो T इक्वल्स टू कितना होगा, 2π अपॉन ओमेगा। तो यहाँ जो T है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2π अपॉन ओमेगा। तो ये क्या बन जाएगा, Q 2π और नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा। हमें ओमेगा ऊपर चला जाएगा, सॉरी, ओमेगा जो है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ओमेगा और ये आ जाएगा 2π। तो अब यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ये तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π, यहाँ लिख दिया आपने 2π अपॉन आर, और आई की जगह क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गई, Q ओमेगा अपॉन 2π, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गई। 2π से 2π कैंसिल हो गया। आपको वैल्यू निकालनी है किसके, एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा की। अब आपको वैल्यू गिवन है b, तो b की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 14 टेस्ला। तो यहाँ पर आपने 14 लिख दिया। म्यू नॉट अपॉन 4π, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻⁷ इंटू 1 अपॉन आर, आपको दिया हुआ है डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ, और ये नैनो में है।
तो रेडियस अगर आप इसकी लिखोगे तो कितनी हो जाएगी 0.1/2 इंटू 10⁻⁻9 नैनो है ये। तो यहाँ कितना लिखोगे 0.1/2 इंटू 10⁻⁻9। मैं इसको डिनोमिनेटर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आर। उसके बाद क्यू चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ओमेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप भी कर लेना एक बार। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 4.4 इंटू 10⁻16। 4.4 इंटू 10⁻16 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैज इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी देन इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर जो है, आर जब भी सर्किल में घूमेगा कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी जो रेडियस है वो बनती है mv/qb। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि r प्रोपोर्शनल टू v है। तो यदि आप v को इंक्रीज करोगे बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए, तो उसकी जो रेडियस है वो भी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी यदि इंक्रीज कर रही है तो रेडियस ऑफ सर्किल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस गलत है। ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें आपसे पूछ ली, आंसर किसी का भी नहीं दिया हुआ है। तो चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पर निकालेंगे। टोटल चार्ज वाला जो ये लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो चार्ज डेंसिटी हम निकाल लेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई किसके इक्वल होगा, ρ/ε0। ये आपको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर स्पेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेरिकल फॉर्म में, तो स्पेयर के लिए मैं डाइवर्जेंस का अगर फॉर्मूला लिखूँ उसका पहला टर्म, तो क्या लिखेंगे 1/r² del/r, और इसको लिखेंगे r²। और उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो हमें लिखना होता है ER, और ये वैल्यू एज इट इज़ ρ/ε0। अब 1/r² del/r, ये हो गया r²। ER की वैल्यू ये डाल दो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई Q e⁻−AR, और अपॉन कितना हो गया ये r³ हो गया। अपॉन कितना हो गया r³, और ये कितना हो गया ρ/ε0। अब यहाँ से r² और एक ये r कैंसिल हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1/r⁴, और ये बनेगा -Q e⁻−AR, और ब्रैकेट में बनेगा AR+1 और इक्वल्स टू ρ/ε0। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, रो की, यानी कि चार्ज डेंसिटी की। तो चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी, ε/r⁴, यहाँ पे लग जाएगा माइनस, ये हो जाएगा Q e⁻−AR, और ये हो जाएगा AR+1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, चार्ज डेंसिटी की। तो ये जितने भी ऑप्शन है सारे गलत दिए हुए थे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा। अब क्योंकि आया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। हालांकि जब भी एग्जाम हुआ होगा ये, तो वहाँ पर ये बोनस हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है in an electromagnetic field which one of the following remains invariant under Lorentz transformation। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट कौन कौन रहता है, तो देखो एक तो E.B है, E.B है वो रहता है इनवेरिएंट, ये रहता है इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अलावा E² - C² B², E² - C² B², ये रहता है इनवेरिएंट। तो ये दो क्वांटिटी है, ये इनवेरिएंट रहती है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये दो क्वांटिटीज़ जो हैं ये क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे गलत दिए हुए हैं। तो इसमें हमें पूछा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर बताना है एट डिस्टेंस d। तो E इनसाइड का जो फॉर्मूला बनता है इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक लिखते हो आप KQR/R³, तो R की जगह आप लिख दोगे D, तो R को आप D कर दो, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा KQD/R³। तो एक तो ये बनेगा अगर आप इसको चार्ज के फॉर्म में लिखते हो, और अगर आप इसको चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हो तो ये बनेगा ρD/3ε0, ρD/3ε0। उनमें से कोई सा भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे गलत है यहाँ पर। तो ये दो इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
द वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वेक्टर पोटेंशियल बताना है, हालांकि इसका आंसर आएगा बी। तो हमारे पास तीन तरह के अगर करंट है, एक होता है वॉल्यूम करंट, वॉल्यूम करंट, एक होता है हमारे पास सरफेस करंट, सरफेस करंट, और एक होता है हमारे पास लाइन करंट, लाइन करंट। तो वॉल्यूम करंट की वजह से अगर हम वेक्टर पोटेंशियल लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और जे डी टाउ अपॉन आर। अगर हम सरफेस करंट की वजह से लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के डी ए अपॉन आर। और अगर हम लाइन करंट की वजह से लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पर हो जाता है आई डी एल अपॉन आर। अब हालांकि यहाँ पर म्यू नॉट जे डी टाउ से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, फिर भी इसको बेस्ट ऑप्शन में वही मानूंगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हो सकता है कि जब आंसर की इसकी फाइनल आई हो तो इसमें नन ऑफ दी अबव भी आंसर लगा दिया हो, क्योंकि सही आंसर तो ये बनेगा जब ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट इन द एक्स वाई प्लेन। अब देखो यहाँ पर ये मैंने एक शीट बना ली, इस शीट में हमें जेड ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बताना है? इसका मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैंने यहाँ एक एम्पियर लूप मान लिया ऐसे। अब ये करंट ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, तो करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, तो ये ऐसे क्रॉस करके करंट हो गया। तो अंदर की तरफ जा रही है तो करंट को ऐसे अंदर की तरफ भेजा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाली सरफेस पर इधर जाएगा, ये एरो भी लगाया हुआ है मैंने ऐसे ऐसे, और नीचे वाली सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा ऐसे। तो अब ये वाली लेंथ के लिए और ये वाली लेंथ के लिए, तो अगर मैं एम्पियर्स लूप लगाऊं तो इसको अगर मैं बोल दूं 1, इसको बोल दूं 2, इसको बोल दूं मैं 3 और इसको बोल दूं मैं 4। तो अगर मैं लिखता हूं बी डॉट डी एल 1 के लिए, फिर मैं लिखूंगा 2 के लिए बी डॉट डी एल, फिर मैं लिखूंगा 3 के लिए बी डॉट डी एल, फिर मैं लिखूंगा किसके लिए? 4 के लिए बी डॉट डी एल। अब देखो 1 के केस में और 4 के केस में, तो 1 के केस में ये तो b हो गया और ये लेंथ हो गई, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये जो है वो 0 कर देगा 1 का केस और 3 का केस, और 3 का केस ये दोनों क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। और जो सेकंड का केस है b डॉट डी एल और फोर्थ का केस है b डॉट डी एल, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा बी एल और प्लस बी एल, तो ये बी एल और बी एल होकर क्या बन जाएंगे? 2bl हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है। फिर म्यू इंटू आई एनक्लोज्ड। अब हमें दिए सरफेस करंट, तो सरफेस करंट क्या होती है? के इक्वल्स टू आई अपॉन एल, के इक्वल्स टू आई अपॉन एल। तो आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? के इंटू एल। तो यहाँ पर आई की वैल्यू, एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या रख दी? के इंटू एल। तो क्या होगा? एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये बन गया म्यू नॉट के अपॉन 2 पॉजिटिव। अब अपर सरफेस के लिए, अपर सरफेस के लिए किधर जाएगा? अपर सरफेस के लिए जाएगा, देखो अपर सरफेस के लिए किधर जा रहा है? जेड ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव एक्स में, और जेड लेस देन 0 के लिए किधर जाएगा? नेगेटिव एक्स में। तो हमें पूछा जेड ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये पॉजिटिव एक्स में जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। अगर हमें लेस देन 0 का पूछा होता तो लेस देन 0 में किधर जाएगा? ये नेगेटिव एक्स में, तो हमारा आंसर आ जाता माइनस म्यू नॉट के अपॉन 2 और इंटू एक्स कैप। देखो यहाँ नेगेटिव के लिए है और ये किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कैन द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कूलम गेज के लिए क्या कंडीशन बनाते हैं? तो कूलम गेज के लिए, कूलम गेज, तो कूलम गेज के लिए हम कंडीशन बनाते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन है तो वो कूलम गेज है। और लॉरेंज गेज के लिए, लॉरेंज गेज के लिए, लॉरेंज गेज के लिए हम क्या कंडीशन बनाते हैं? इसके लिए हम जो कंडीशन बनाते हैं वो बनाते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख लो, यहाँ पर जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो वाला आएगा, और नहीं होती है तो फिर आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करा के देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैग्नेटिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट m इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फोर्स आता है, फोर्स, उसको हम लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ m डॉट बी से, ग्रेडियंट ऑफ m डॉट बी से फोर्स की वैल्यू लिखते हैं।
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स की वैल्यू हम लिखते हैं ग्रेडियंट m डॉट बी। उसके बाद टॉर्क जो है, टॉर्क की वैल्यू वो हम लिखते हैं r क्रॉस f। क्या लिखते हैं? r क्रॉस f। तो टाउ हमारे पास कितना हो जाएगा? r क्रॉस f की वैल्यू कितनी है? ग्रेडियंट ऑफ m डॉट बी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? r क्रॉस ग्रेडियंट m डॉट बी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय रिलेशन। तो एनर्जी जो है वो सम होती है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, स्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी और प्लस मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इन दोनों का ये सम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो डेंसिटी है उसको हम लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से, और जो मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है उसको हम लिखते हैं बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट से। अब यहाँ से चेक कर लो, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, डेल स्क्वायर फाई, ये फाई लिखा हुआ है, ये फाई। तो हम पढ़ते हैं डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन हम पढ़ते हैं, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पॉइजन इक्वेशन। सिंस के इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई के। तो यहाँ से इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ये बन जाता है डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू -4 पाई के और रो, ये आता है एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? पॉइजन इक्वेशन। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है, पहले भी PYQs में कराया हुआ है, तो वही सेम क्वेश्चन उठा है। तो ये टोटल क्वेश्चंस आए थे 2016 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, स्क्रीनिंग टेस्ट का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके अंदर EMT के ये क्वेश्चंस थे, है ना। इसके अलावा भी थे वो डिस्पर्शन रिलेशन वाले, उनको मैं वेव्स के अंदर कंसिडर कर रहा हूँ, तो वेव्स के साथ में उनको कराऊंगा। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, अगर आपको थोड़ा बहुत थ्योरी क्लियर है तो उससे क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो कोर्स चल रहा है HPSC का, चाहे MPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का, उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं तो आप उससे मैच करा के देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर से दिख भी रहे होंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूं उनको ढंग से ज़रूर कर लेना, देखने भर से नहीं, उसको अपने हाथों से भी प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट मसल मेमोरी आपकी बन जाए, है ना। तो वो मिलते जुलते क्वेश्चन ही एग्जाम में मिल जाते हैं। तो होपफुली मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।